हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली के बारे में, जो कि DFCCIL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत सारे जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो सिक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर आरबीआई के बारे में। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी को पता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और ये 6th नंबर की क्लास है। इकोनॉमिक्स की कौन से नंबर की क्लास है? 6th नंबर की क्लास है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्थापना वर्ष यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935। यहाँ पे 1985 बिल्कुल गलत है, ये 1985 नहीं होगा, यहाँ पे 1935 होगा, ठीक है। तो 1935 को 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो सबसे पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, जो कि भारतीय नहीं थे ये, ठीक है, ये विदेशी थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो जो द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और अगर हम बात करें इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी की फुल फॉर्म है यहाँ पे सीडी देशमुख। अगर आपसे डायरेक्टली नाम आता है तो सीडी देशमुख आएगा, या फिर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वहाँ पे नाम आएगा। तो ये 1943 में बने थे और ये तीसरे नंबर के गवर्नर थे सीक्वेंस वाइज। अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो कौन से नंबर के गवर्नर थे? तीसरे नंबर के गवर्नर थे, ठीक है। और ये पहले इंडियन थे, पहले इंडियन गवर्नर थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनका जो टर्न ओवर था वो कितना था? 6 साल का टर्न ओवर था। और ये 3rd नंबर ऑफ गवर्नर इन सीक्वेंस थे, ठीक है, तीसरे नंबर के गवर्नर थे। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है, याद रखना। शक्तिकांत दास है। वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। जो 24th गवर्नर थे, 24वें नंबर के गवर्नर थे इससे पहले शक्तिकांत दास से, वो कौन थे? उर्जित आर पटेल। इनका टेन्योवर 2 साल का था, ठीक है। जो 23rd नंबर के गवर्नर थे, उससे भी पहले वाले गवर्नर, वो कौन थे? रघुराम राजन। इनका भी टर्नओवर कितना था? 3 ईयर का था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे नाउ आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? पहले तो सबसे पहले जब आरबीआई स्थापित किया गया था तब हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे था? कोलकाता में। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 के तहत 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उससे पहले ये किसके अधीन था? ये अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कौन कौन से राष्ट्रीयकरण किए थे बैंकों के? ठीक है, जो फर्स्ट राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने वो कब किया था? 1969 में किया था। और यहाँ पे 14 बैंक को नेशनलाइज किया था, ठीक है। और उनका डिपॉजिट मिनिमम कितना रखा था? 50 करोड़ रखा था, ठीक है। दूसरा जो नेशनलाइजेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो को हुआ था 6 बैंकों का, ठीक है। 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1980 में, ठीक है। 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इनका डिपॉजिट कितना रखा गया था? डिपॉजिट 200 करोड़ मिनिमम इनका डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट बार किए थे 14 बैंक किए थे और वो कब हुए थे? 1969 को। ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे ना, ये याद रखने वाली बात है। फर्स्ट बार कब हुआ था नेशनलाइजेशन और सेकंड बार कब हुआ था? फर्स्ट बार 14 बैंकों को हुआ था और ये 1969 को हुआ था, ठीक है। और उसका मिनिमम डिपॉजिट प्राइस कितनी रखी थी उसकी? मिनिमम जो डिपॉजिट था वो जो जमा रकम होती है, ठीक है, वो कितनी रखी थी? 50 करोड़ की होनी चाहिए। और जो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, उसके अंदर डिपॉजिट कितना रखा था? 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए बैंक के पास में ना। तो ये किसके द्वारा किए गए थे? इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है इसको, है ना।
हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वही बात है, 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें वो बैंक शामिल थे जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा की कुल संपत्ति थी। और 1980 में इंदिरा गांधी जी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें वो बैंक शामिल थे जिनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा की कुल पूंजी थी। यही तो बात आपको मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो देखिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट मर्जर इन ईयर 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया इनटू पंजाब नेशनल बैंक। जो पहला जो मर्जर हुआ था, ठीक है, मिलाया गया था, जो फर्स्ट बार जो बैंक मिले थे आपस में ना, वो हुआ था 1993 में। और कौन कौन से बैंक मिले थे? न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, दोनों को आपस में इनका क्या हुआ था? मर्जर हुआ था, मर्ज हुए थे दोनों आपस में, ठीक है। तो याद रखना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मिलाया गया था 1993 में, ये फर्स्ट मर्जर था, ठीक है। सेकंड मर्जर की अगर हम बात करें तो इन ईयर 2018 देना बैंक एंड विजया बैंक इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो जो सेकंड मर्जर हुआ है वो 2018 में हुआ, देना बैंक और विजया बैंक दोनों को मिलाया गया है किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में भी मर्जर हुए हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला जो कारण है वो है वित्तीय समावेश को बढ़ाना, ठीक है। जो वित्तीय समावेश है उसको बढ़ाने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। दूसरा है जनता का कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। तीसरा है रिमूवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंसी, निजी क्षेत्रों के बढ़ते हुए दबाव को हटाने के लिए भी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो कनेक्टिंग मैक्सिमम पीपल विद द बैंकिंग सिस्टम, ये क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जो वित्तीय समावेश को बढ़ाना होता है। यहाँ पे वित्तीय समावेश से अगर आपसे टर्म पूछी जाती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, तो आपको याद रखना है क्या होता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना वित्तीय समावेश कहलाता है, मतलब कनेक्टिंग मैक्सिमम पीपल विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है वो क्या है? देखिए ऑल दोज पॉलिसीज विच आर यूज टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, मतलब वो सारी नीतियाँ जो तरलता का संचालन करे वो क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई कहलाती है, मौद्रिक नीतियाँ, आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे आरबीआई हर 2 महीने में बनाता है। कहने मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन बाई मंथली, बाई मंथली मतलब कि हर 2 महीने में, कहने मतलब 6 बार, पूरी साल भर में कितनी बार? 6 बार यहाँ पे क्या होता है? रेगुलेट किया जाता है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर माना जाता है आरबीआई का, ठीक है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आरबीआई ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट बैंक। आरबीआई को एक अन्य नाम भी से भी जाना जाता है, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे एग्जाम पूछा जाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये इन सभी के बारे में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो रेपो रेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है? द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू अदर कमर्शियल बैंक, वो दर जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसाय बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट बढ़ती है तो लिक्विडिटी घटती है, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होती है? वो दर जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसाय बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है, वो क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि वो दर जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसाय बैंकों से लोन लेता है। रेपो रेट में तो क्या है? बैंक, आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है उसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई दूसरे बैंकों से लोन लेता है, ठीक है। तो द रेट एट विच आरबीआई बोरो लोन फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट।
अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो रेपो रेट है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है हमेशा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज। भाई लोन देगा वही तो रेट ज़्यादा होगी, लोन लेगा वो रेट तो कम ही रखेगा ना आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई को उसमें फ़ायदा है, लोन लेता है तो उसमें उसकी रेट कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो लोन देता है, जब किसी दूसरे बैंक को लोन देता है आरबीआई, तो वो रेट उसको ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं पे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है फ्रेंड्स? द रेट विच आरबीआई लैंड लॉन्ग टर्म लोन टू अदर कमर्शियल बैंक, वो दर जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसाय बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है, वो क्या कहलाती है? बैंक रेट कहलाती है। लंबे समय तक के लिए अगर आरबीआई दूसरे बैंकों को, जो दूसरे व्यवसाय बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक है, उनको अगर लोन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए MSF क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये वो दर है जिसके अंदर आरबीआई रातों रात किसी भी बैंक को लोन दे सकता है। मतलब कि अगर कोई बैंक रातों रात लोन लेना चाहता है आरबीआई से कि मुझे तो अभी के अभी लोन चाहिए और इतना चाहिए, ठीक है, तो उसको आरबीआई आराम से लोन दे देता है। लेकिन इसके अंदर क्या कंडीशन रहती है कि उसको 1% ज़्यादा दर में रेपो रेट दर से देना पड़ेगा। मतलब कि 1% दर ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो रेपो रेट होती है, जो जिस पे आरबीआई बैंक दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, उस रेट से 1% ज़्यादा रेट आरबीआई उस बैंक से लेगा, ठीक है। तो इस नीति में एक बैंक आरबीआई से रातों रात लोन ले सकता है 1% ज़्यादा दर में रेपो रेट से, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम ए बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लोन्स फॉर आरबीआई एट 1% हायर देन द करंट रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सीआरआर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो, आपने बहुत बार सुना होगा सीआरआर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? एवरी बैंक हैज़ टू रिजर्व ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट टू आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। कहना मतलब कि हर बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई को नगद के रूप में जमा कराना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है, ये नगद जमा कराना बहुत ज़रूरी है आरबीआई को। उनके पास जो कुल डिपॉजिट होता है फ्रेंड्स, जो कुल राशि होती है उनके पास जमा राशि, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई को यहाँ पे नगद के रूप में यहाँ पे जमा कराना पड़ता है, कैश के रूप में। ये नहीं कि गोल्ड जमा करा दिया, नहीं, ओनली कैश ही जमा होगा इस कंडीशन के अंदर। सीआरआर के अंदर क्या होता है? ओनली कैश ही जमा होता है, गोल्ड वगैरह नहीं जमा होता है इसमें, है ना। तो याद रखना, इसके अंदर कैश ही जमा होता है, और ये बहुत ज़रूरी है, सभी बैंकों को यहाँ पे करना पड़ता है ये। और इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता। कहने मतलब कि आरबीआई इसमें कोई ब्याज नहीं देता उस बैंक को। जो बैंक यहाँ पे पैसे जमा करा रहा है आरबीआई के अंदर, ठीक है, कुछ हिस्सा, तो उसका कोई ब्याज आरबीआई उस बैंक को नहीं देता है, ठीक है। और ये किस पर्पज़ के लिए होता है? एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। और ये हर वीकली यहाँ पे जमा कराना पड़ता है। तो ये हो गया आपका सीआरआर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एसएलआर, ठीक है। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात। इसके अंदर क्या होता है? एवरी बैंक हैज़ टू रिजर्व ए फिक्स परसेंटेज टू इट्स टोटल डिपॉजिट विद इटसेल्फ। कहने मतलब है कि हर बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास किसी भी रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बाय कैश भी हो सकता है या फिर गोल्ड भी हो सकता है। जो सीआरआर था उसके अंदर तो ओनली कैश ही था, ठीक है, सीआरआर के अंदर क्या था? कैश ही था। लेकिन जो ये एसएलआर है, इसके अंदर क्या है? कैश या फिर गोल्ड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि उस पर पास कैश ही होना चाहिए या फिर उसके पास गोल्ड ही होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार संचालन, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम मार्केट। कहने का मतलब यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। जो सरकारी जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, उसको खरीदा और बेचा जाता है इसके अंदर, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है, खुला बाजार संचालन होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा बैंक के बारे में। मुद्रा बैंक के बारे में आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। मुद्रा बैंक एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसी एजेंसी, और ये एस्टेब्लिश्ड अंडर PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और कब किया गया था इसका स्थापित कब किया गया था? इसको 8 अप्रैल 2015 को डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, ठीक है। मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म स्टार मार्क कर लीजिए। प्लस में जो मुद्रा बैंक है उसको स्थापना वर्ष भी आपसे पूछा जाता है 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जो इसका मुख्य उद्देश्य या फिर लक्ष्य है वो क्या होता है?
मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कहना मतलब कि जो लघु उद्योग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना मुद्रा बैंक का मुख्य लक्ष्य है। और इसको 3 प्रकार से लोन प्रोवाइड कराता है, 3 प्रकार की कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड कराता है। पहला, यहाँ पे तीनों कैटेगरीज को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, पहली है शिशु, एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली, है ना। जो 3 प्रकार का जो लोन प्रोवाइड कराता है वो कौन कौन सी है? शिशु, किशोर और तरुण। देखिए, जो शिशु है उसके अंदर 50,000 तक का ये लोन प्रोवाइड कराता है मुद्रा बैंक। जो किशोर के प्रकार है, ठीक है, इसमें तो इसके अंदर 50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक का ये लोन प्रोवाइड कराता है। 50,000 से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम, ठीक है। तरुण है उसके अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का ये लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मुद्रा बैंक है जो कि ये 3 प्रकार से लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपको याद रखना है शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसकी रेंज भी आपको याद रखनी कि कितने से कितने तक का ये लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी नाबार्ड। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बस ओनली इसकी 2-4 चीज़ें हैं उसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 को इसको स्थापित किया गया था। और किस कमेटी के सुझाव के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था? अंडर रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी, ठीक है। जो शिवरामन कमेटी थी उसके सुझाव से इसको बनाया गया था, ठीक है। और जो ये स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को, उस टाइम पे कौन सा 5 ईयर प्लान था? 6th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना की बेसिस को बनाया गया था, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक था वाज फॉर्म्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 विद द नेम प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है। और इसको स्पॉन्सर कौन से बैंक ने किया था? सिंडिकेट बैंक के स्पॉन्सरशिप के तहत ये स्थापित हुआ था, फिर बनाया गया था, ठीक है। कहना मतलब कि देखिए, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में बनाया गया, जिसका नाम प्रथम ग्रामीण बैंक था और जिसका प्रायोजक बैंक सिंडिकेट बैंक था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इट वाज फॉर्म्ड अंडर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, इसे नरसिम्हा कमेटी के सुझाव से बनाया गया था। फ्रॉम 1975 टिल 1983 इट वाज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। देखिए, जो ये वर्ष है यहाँ पे 1975 से 1983, इसके बीच में ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद में इसको नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट किया गया था। अब देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 1983 ऑनवार्ड, आगे इससे आगे इट हैज़ लोन रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। और इसके बाद में इसका संचालक कौन बन गया था? नाबार्ड बन गया था, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। रीजनल बैंक है उसको पहले आरबीआई रेगुलेट करता था, फिर उसके बाद में नाबार्ड इसको रेगुलेट करने लग गया। तो आरबीआई ने इसको रेगुलेट कब से कब तक किया था? 1975 से 1983 के बीच में, ठीक है। और जो नाबार्ड है उसने 1983 के बाद में इसका संचालन करना चालू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इन आरबीआई 3 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट, इसमें 3 क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए शेयर ऑफ 50%, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट विद ए शेयर ऑफ 15%, और तीसरा है यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक विद ए शेयर ऑफ 35%। यहाँ पे देखिए, जो आरआरबी है उसका 3 सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर, मतलब कि 3 क्षेत्र योगदान देते हैं। तो आपको देखिए, केंद्र सरकार जिनका हिस्सा 50% होता है, राज्य सरकार जिनका हिस्सा 15% होता है, प्रायोजक बैंक जिनका हिस्सा 35% इसके अंदर होता है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करते हैं हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में, ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके बारे में देखिए, एक तो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं और एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। जो शेड्यूल्ड बैंक है वो 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? नेशनलाइज्ड, एसबीआई और आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आईडीबीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, और नेशनलाइज्ड जितने बैंक है वो इसके अंदर काउंट होते हैं। तो देखिए, एसबीआई है जो मर्ज विद इट्स एसोसिएट्स एंड बीएमबी। बीएमबी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे भारतीय महिला बैंक। और कब हुआ था बीएमबी के साथ में एसोसिएट, कब हुआ था, मर्ज कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को ये बीएमबी के साथ में मर्ज हुआ था, भारतीय महिला बैंक के साथ। देखिए, एसबीआई के साथ में जितने बैंक यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है,
वो एसबीआई का एसोसिएटेड बैंक है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली एसबीआई एसोसिएटेड बैंक कौन कौन से इसमें से है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ जो त्रावणकोर है वो भी यहाँ पे एसबीआई एसोसिएटेड बैंक है। इंपॉर्टेंट बैंक से इसको याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्टली बस आपको एक बार देखना है, नाम याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक। हाँ, आज तो आपको मैं बता रहा था यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। वो बैंक, वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी सूची में रजिस्टर्ड हैं वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, और जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी सूची में रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या कहलाते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज बैंक विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक, and those bank which are not registered under second schedule of RBI Act 1934 which are called non scheduled banks, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी पब्लिक बैंक्स, पब्लिक बैंक ऑल दोज बैंक इन विच गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन और इक्वल टू 51%। पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं, ऑल दोज बैंक इन विच गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन और इक्वल टू 51%। वो सारे बैंक जिसमें सरकार का हिस्सा 51% होता है उस या फिर उससे ज़्यादा होता है वो सभी पब्लिक बैंक्स कहलाते हैं। प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, वो सारे बैंक जिसमें सरकार का हिस्सा 51% से कम होता है तो वो सभी क्या कहलाते हैं, प्राइवेट बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। ऑल दोज बैंक्स इन विच गवर्नमेंट शेयर इज लेस देन 51% इज कॉल्ड प्राइवेट बैंक, एंड ऑल दोज बैंक इन विच गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 51%, ठीक है। 51% या फिर मोर देन 50%, तो दे दोज आर कॉल्ड पब्लिक बैंक्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे द बैंक्स हैव 50% शेयर ऑफ गवर्नमेंट और 50% शेयर ऑफ प्राइवेट, देन इट कम्स अंडर प्राइवेट बैंक। जो 50-50% पार्टनरशिप होती है उसके अंदर भी ये प्राइवेट बैंक के अंदर ये काउंट किया जाता है। फॉरेन बैंक्स क्या होता है, ऑल दोज बैंक विच हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट हैव देयर ब्रांचेज इनसाइड इंडिया। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, जिनका हेडक्वार्टर तो बाहर है, विदेश में है, लेकिन उनका जो ब्रांच है वो कहाँ पे स्थित है, इंडिया के अंदर। तो वो सभी बैंक क्या कहलाते हैं, विदेशी बैंक। वो सारे बैंक जिसका मुख्यालय भारत से बाहर है लेकिन उनकी शाखाएं भारत के अंदर है वो सभी क्या कहलाते हैं, फॉरेन बैंक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HSBC कहने का मतलब हांगकॉन्ग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, ठीक है। तो HSBC बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में। ये किस में आता है, फॉरेन बैंक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में आपको मैंने पहले बताया था फ्रेंड्स। यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, ऑल दोज बैंक्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। तो देखिए, तो वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की जो दूसरी सूची है उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, गैर अनुसूचित बैंक के कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, दे आर कंसिडर्ड एज ए बैड लोन्स ऑफ बैंक। ए लोन इज कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग इफ इट इज नॉट सर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ वन टर्म। वन टर्म का मतलब कि 90 डेज। अगर एक लोन का भुगतान 90 दिन तक ना किया जा सके तो वो गैर प्रदर्शन संपत्ति कहलाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है गैर प्रदर्शन संपत्ति। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर क्या होता है, अगर एक लोन का भुगतान 90 दिन के अंदर अगर नहीं किया गया तो वो सभी गैर प्रदर्शन संपत्ति कहलाता है। तो पीरियड ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता है 90 डेज, ठीक है। और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से वो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, एनपीए को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे एनपीए आपके सामने है, तो इसको 3 भागों में देखिए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी हम बात करने वाले। देखिए, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, इट रिमेन्स नॉन परफॉर्मिंग फॉर ए पीरियड अप टू 18 मंथ्स। 18 महीनों तक ये पीरियड होता है नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है। अगर इसका भुगतान 18 महीनों तक नहीं किया गया ना तो ये कहलाता है सब स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर डाउटफुल। डाउटफुल के अंदर क्या होता है, अगर उसका भुगतान 18 महीनों के बाद भी नहीं किया गया हो तो ये डाउटफुल के केस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉस एसेट, अगर उसका भुगतान ही नहीं किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, लॉस एसेट में वो काउंट किया जाएगा। क्या नाम मतलब डाउटफुल में क्या हुआ, इट रिमेन्स नॉन परफॉर्मिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 18 मंथ्स। और अगर ये तो हो गया डाउटफुल केस में। अगर लॉस एसेट के अंदर अगर हम बात की जाए तो क्या होगा, इफ़ द लॉस इज आइडेंटिफाइड बट नॉट रिटर्न ऑफ, ठीक है।
लॉस तो आइडेंटिफाई हो गया लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ, ठीक है, तो कौन से केस में आ जाएगा, लॉस एसेट के केस में ये आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आज का बैंकिंग सिस्टम। आयो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बुक्स में जब नए वीडियो अपलोड हो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।